नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं धान की खेती को। पूरा का पूरा आप जहाँ वानस्पतिक नाम से लेकर कटाई बुआई बीज दर कितना होता है सब कुछ हिंदी माध्यम में, सारा का सारा हिंदी माध्यम की क्लास है। सैटरडे संडे स्पेशल क्लास जो आपकी सैटरडे और संडे को होने वाली है। सैटरडे को मैं नहीं ले पाया क्योंकि धान की खेती जो आपकी थी वो अभी रेडी नहीं थी। ठीक है, जो पीपीटी थी वो रेडी नहीं थी और थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, तो ये जो है आपकी सारी एग्जाम के लिए यूजफुल है, चाहे वो आपका IBPS AFO हो, ठीक है, चाहे आपका RRB SO हो, ठीक, और आपका कोई MSc एंट्रेंस एग्जाम हो। सबके लिए जो है ये आपका यूजफुल लेक्चर होने वाला है। ठीक है, आप अगर कि और भी वीडियो और भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए विजन एग्री एकेडमी से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाने वाले हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक जो है आपके एग्रीकल्चर से वो कवर करने वाले हैं हम अपना विजन एग्री एकेडमी में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं धान की खेती। सैटरडे संडे स्पेशल क्लास है ये। तो पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला धान की खेती में पहला प्रश्न है, मैं पहले क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूं कि पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम उसका जो भी आपका जो डिटेल है, क्योंकि आज धान की खेती में आपको डिटेल्स में ही पढ़ाने वाला हूं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। 5 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वही डाले हैं केवल मैंने। ठीक है, तो धान की खेती प्रश्न है, धान की खेती कब प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर 2200 ईसा पूर्व में, ये पहले से ही आ गया है। तो 2200 BC में जो है धान की खेती प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, धान में उफरा रोग किस कारक के कारण होता है? कि जो है अभी इसी साल के जो AFO 2023 हुआ है, जो जनवरी में पेपर हुआ, ठीक है, जनवरी 29 जनवरी को जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, धान में उफरा रोग किस कारक के कारण होता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी नेमेटोड या ऑप्शन डी वायरस। क्या है इसका कारक, बताइए आप। ABCD कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होगा इसका सही आंसर। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो बात करें उफरा रोग की, तो उफरा रोग होता है आपका नेमेटोड के कारण, जो है नेमेटोड के कारण जो है आपका उफरा रोग होता है। नेमेटोड और डाइटाइलेंचस एंग्यूस्टस जो है उसका जो नेमेटोड है उसका नाम है। ठीक है, साइंटिफिक नाम है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, एक क्वेश्चन पूछा गया AFO 2021 में, IBPS AFO 2021 का क्वेश्चन है। ठीक, ओराइजा सैटाइवा निम्नलिखित में से किस फसल का वानस्पतिक नाम है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी चना, ऑप्शन ई बाजरा। तो बात करें सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर है धान। जो ओराइजा सैटाइवा है, जैसे धान के बारे में पढ़ रहे हैं तो धान का ही क्वेश्चन होगा, तो इसका ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? धान होगा। इसका उत्तर क्या है? धान। जो वानस्पतिक नाम है किसका? धान का है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, धान का अक्योची रोग, एक्योची डिजीज या एक्योची रोग किसके कारण होने वाली विषाक्तता के कारण होता है? जिंक की विषाक्तता, आयरन, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, फास्फोरस या कॉपर। क्या होगा आंसर? A, B, C, D या E। बात करें सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर है आपका H2S। जो धान का एक्योची रोग जो होता है वो किससे होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड की विषाक्तता के कारण या H2S की विषाक्तता के कारण होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है आपका AFO 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो धान से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, आप देखिए। तो आपका देखो UP SSSC, AGTA में
आने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो हर एक एग्जाम में धान से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। ठीक, तो इसको जरूर आप देखिएगा, पूरे लेक्चर को नोट जरूर करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एचक्यूएस जो सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है IRRI और इसके राष्ट्रीय अनुसंधान भागीदारों ने किसके लिए गोल्डन चावल विकसित किया? जो गोल्डन राइस है या गोल्डन धान है या सुनहरी धान है जिसे कहते हैं, वो किसके लिए जो है विकसित की गई? कैल्शियम के लिए, आयरन, फास्फोरस डेफिशिएंसी, विटामिन ए या विटामिन ई? बताइए क्या होगा आंसर? ए कैल्शियम, बी आयरन, सी फास्फोरस, डी विटामिन ए, ई या विटामिन ई? बताइए क्या होगा? ए बी सी या डी? क्या होने वाला है इसका सही उत्तर? बताइए ए बी सी या डी? बात करें सही आंसर की तो सही उत्तर है इसका विटामिन ए। विटामिन ए के लिए जो है आपका गोल्डन राइस डेवलप किया गया। अब आते हैं, ये तो हो गए हमारे राइस से रिलेटेड या धान से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब बात करें इसके वानस्पतिक नाम की, तो धान का वानस्पतिक नाम होता है ओराइजा सैटाइवा। ठीक है, कुल जो है पोएसी या ग्रेमनी कुल में आता है। उत्पत्ति स्थान दक्षिण पूर्व एशिया या इंडो बर्मा रीजन। जो उत्पत्ति स्थान है इसका जो वो है दक्षिण पूर्व एशिया, इंडो बर्मा रीजन। गुणसूत्र संख्या जो होती है 2n24 होती है, द्विगुणित होती है। ठीक है, कभी अभी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अभी देखो गन्ना का पूछा गया था आरआरबी एसओ में 2 क्वेश्चन बैक टू वर्क इससे आया कि द्विगुणित है या हैप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड है, कैसा है। ठीक है, तो द्विगुणित में से आरआरबी में 2 क्वेश्चन पूछे, एक तो आपका गेहूं से और एक गन्ना से। ठीक है, गेहूं से और एक गन्ना से। तो आप एक बहुत अच्छे से नोट करते जाइए बस। ठीक, चावल का जो पुष्पक्रम होता है वो पेनिकल होता है, स्पाइकलेट का समूह जिसे कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, आगे करें धान के वर्गीकरण की बात। तो धान का वर्गीकरण में ओराइजा सैटाइवा के अंदर जो है, जो ओराइजा सैटाइवा स्पीशीज है या प्रजाति है, उसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो तो होता है 24, ये द्विगुणित होता है। ठीक है, ओराइजा सैटाइवा के 3 प्रकार की होते हैं। देखो, एक तो होता है इंडिका, जैपोनिका और जावानिका। इंडिका जो है आपके इंडिया में होती है, भारत में होती है। यह एक विकसित उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल है और भारत में उगती है। ठीक है, उगाई जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन नहीं किया, उगाई जाती है। क्या इंग्लिश में नोट्स बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन हिंदी में कन्वर्ट करते ही वो बिगड़ जाते हैं। ठीक है, अगले जैपोनिका, यह एक समशीतोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है और यह जापान में उगाई जाती है। ठीक है, ये कहाँ पे उगाई जाती है? जापान में। ठीक है, और जो जापान का है यह एक जंगली राइस धान है, जंगली धान है। क्या है? जंगली धान है और इंडोनेशिया में उगाया जाता है। इसे बालू चावल के नाम से भी जाना जाता है। और अगली जाति है जो है ओराइजा ग्लोबेरिमा, जो पश्चिम अफ्रीका में उगाई जाती है। कहां पे उगाई जाती है? पश्चिम अफ्रीका में। ठीक है, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। ठीक है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाता है। ठीक, जैपोनिका, और जो ये ट्रॉपिकल कहलाता है, ट्रॉपिकल रीजन जिसे कहते हैं। इसे टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल कहते हैं, सब ट्रॉपिकल इंग्लिश में। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। आगे है, बात करें एरिया कहां पर ज्यादा है, जो धान का क्षेत्र कौन से प्रदेश में ज्यादा है, उत्पादन कौन से प्रदेश में ज्यादा है और उत्पादकता कौन से प्रदेश में ज्यादा है। ये बात हो रही है भारत की। ठीक है, वैसे भारत का जो है धान के उत्पादन में दूसरा सेकंड रैंक रखता है। ठीक है, लेकिन जो क्षेत्र की बात करें भारत के अंदर, तो क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, दूसरे स्थान पे आपका पश्चिम बंगाल आता है, तीसरे नंबर पे क्या कौन आता है? आपका
उड़ीसा आता है। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में पश्चिम नंबर का पहला स्थान है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर पंजाब आता है। उत्पादकता की बात करें या प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी में पहले स्थान पर कौन आता है? पंजाब, दूसरे स्थान पर आता है तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर कौन आता है? आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है राइस के, या महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु धान के महत्वपूर्ण बिंदु, धान के महत्वपूर्ण बिंदु। तो बात करें विश्व में पहली विकसित चावल की बोनी किस्म थी जो TN1, जिसे टाइचिंग नेटिव, टाइचिंग नेटिव 1 भी कहते हैं, जो है 1964-65 में ताइवान में विकसित की गई थी। ठीक है, भारत में पहली चावल की किस्म पेश की गई 1964 में टाइचिंग नेटिव 1। जो भारत में पहली जो किस्म पेश मतलब लाई गई थी वो कौन सी थी? टाइचिंग नेटिव 1, TN1। ठीक है, भारत में पेश की गई दूसरी चावल की किस्म जो थी 1965 में IRI, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जो है IR8 थी। ठीक है, और विश्व में विकसित पहली उच्च उपज वाली बोनी किस्म जो थी IR8 थी, जो कि पेटा और DG जीन का क्रॉस था। ठीक है, किसका क्रॉस? IR8 किसका क्रॉस है? IR8 जो है आपका किसका क्रॉस है? पेटा और DG जीन का जो है क्रॉस है। कौन? IR8। इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है उफरा रोग। उफरा रोग धान में किस कारण से होता है? तो नेमेटोड के कारण होता है। डिटिलेंचुस एंगिस्टस जो है इसका कारक है। ये क्या है? कारक है या पैथोजन है। ठीक है, धान का मेंटेक रोग जो है किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है? तो धान की जड़ नेमेटोड, जो रूट नेमेटोड ऑफ राइस से होता है। ठीक है, सुनहरे चावल या गोल्डन राइस यह आनुवांशिक रूप से संशोधित चावल है और इसमें विटामिन ए समृद्ध है। यह शब्द इंगोपोर्टिकस के द्वारा दिया गया। जो गोल्डन राइस शब्द है जो किसके द्वारा दिया गया था? इंगोपोर्टिकस के द्वारा दिया गया। ठीक है, फाल्गुन, जो फाल्गुना वैरायटी है, जो विविधता नहीं है, वैरायटी जो किस्म फाल्गुना किस्म है, जो राइस की फाल्गुना किस्म है, वो सहनशील है किसके लिए? आयरन विषाक्तता के लिए। धान का भूरा होना, धान का जो ब्राउनिंग ऑफ राइस, धान का भूरा होना की वजह किस वजह से होता है? तो आयरन की विषाक्तता के कारण होता है। मिट्टी के स्थूल घनत्व पर पडलिंग का क्या प्रभाव होता है? अगर कि हम पडलिंग, राइस में हम पडलिंग करते हैं ना, तो उससे क्या होता है? स्थूल घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो मिट्टी में हम पडलिंग करते हैं या जो मिट्टी और पानी को मिक्स करते हैं, ठीक है, जिससे कि वाटर जो है नीचे निचली सतह पे ना जा सके। तो पडलिंग प्रक्रिया में क्या होता है? आपका बल्क डेंसिटी जो है या स्थूल घनत्व, स्थूल घनत्व को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है या बढ़ती है। ठीक है, इंक्रीज होती है या बढ़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है चावल के फल प्रकार के रूप में जाना जाता है कैरियोप्सिस। जो फ्रूट टाइप होता है, फ्रूट टाइप ऑफ पैडी, फ्रूट टाइप ऑफ पैडी क्या होता है? वो होता है आपका कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस। ठीक है, कैरियोप्सिस होता है। चावल की दुनिया की पहली उच्च उपज वाली बोनी किस्म जिसे IRI द्वारा विकसित किया गया वो पूसा बासमती 1 है। जया जो है भारत में चमत्कारी चावल है, मिरेकल राइस ऑफ इंडिया। जया को मिरेकल राइस ऑफ इंडिया या भारत में चमत्कारी चावल के रूप में जाना, जो 1968 में डॉक्टर शास्त्री द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा विकसित की गई थी? डॉक्टर शास्त्री ने इसे विकसित किया था। ठीक है,
हाइब्रिड चावल जो है युआन लोंगपिन, जिन्हें हाइब्रिड चावल के पिता के रूप में जाना जाता है। हाइब्रिड चावल को संकर धान भी कहते हैं, संकर धान। संकर धान जो है किसने विकसित किया था? युआन लोंगपिन ने। युआन लोंगपिन हाइब्रिड चावल के पिता के रूप में जैसे जाना जाता है द्वारा किया गया। ठीक है, इस आगे चलते हैं। और इसकी जो संकर धान है वो कहां से इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले कहां पर निकाला गया? तो वो चाइना में निकाला गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है संकर धान सबसे पहले कहां निकाला गया, या हाइब्रिड राइस सबसे पहले कहां निकाला गया? तो वो निकाला गया था आपका चाइना के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है मिलिंग प्रक्रिया के दौरान चावल ढीले हो जाते, ये लॉस यहाँ पे लॉस या हानि। मिलिंग प्रक्रिया के द्वारा किस विटामिन या किस मिनरल की हानि होती है? हानि होती है मिलिंग प्रक्रिया के दौरान धान में, यहाँ पे इसे क्रॉस कर दीजिए पूरा, एक मिनट। मिलिंग प्रक्रिया के दौरान धान में किस विटामिन की हानि होती है? तो होता है वो विटामिन बी। जो मिलिंग प्रक्रिया होती है उसमें किसकी हानि होती है? विटामिन बी की हानि होती है। ठीक है, तो ये आप पूरी लाइन लिख लीजिएगा। ठीक है, जल भराव की स्थिति के लिए उपयुक्त किस कौन? जलमग्न है। विश्व में बासमती चावल का पहला हाइब्रिड चावल जो हाइब्रिड धान या संकर धान जो है कौन सी थी? संकर धान। विश्व में बासमती चावल की पहली संकर धान PRS 10 थी। भारत में प्रथम संकर धान जो थी आपकी वो थी CORH 1 1994 में विकसित की गई थी। चावल की उत्परिवर्ती किस्म जो है जगन्नाथ है। धान की जो है म्यूटेंट वेराइटी ऑफ राइस जो है कौन सी है? जगन्नाथ है। ठीक है, क्या है कि वो सीधा ट्रांसलेट किया है ना, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही थी। मैंने PDF में सुधार कर लिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भूल गया। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा लवणता सहिष्णु किस्म जो है IR8 और लूनीश्री है, जो है आपका सॉल्ट टोलरेंट। जो सॉल्ट टोलरेंस किस्म है वो कौन कौन सी है? IR8 है और लूनीश्री है। धान में मुख्य प्रोटीन जो होती है ओरिजिनेन होती है। यहाँ पे चावल की जगह जहां भी चावल है वहां पर धान कर लीजिएगा, क्यों? राइस हम जो पकाते हैं वो होता है और धान वो होती है जिसे हम खेत में उगाते हैं। ठीक है, तो धान में मुख्य प्रोटीन होती है ओरिजिनेन। धान का परीक्षण वजन, धान का जो आपका टेस्ट वेट जिसे कहते हैं वो कितना होता है? 25 ग्राम। और बासमती चावल का जो परीक्षण वजन होता है 21 ग्राम होता है। ठीक है, प्रजनन और दाना बनने की अवस्था के दौरान चावल के खेत को 5 सेंटीमीटर गहरे पानी में डुबाना फायदेमंद होता है। जहां भी चावल लिखा हुआ है आप धान कर लीजिए। धान के खेत को 5 सेंटीमीटर गहरे पानी में डुबोकर रखना फायदेमंद होता है। धान एक कैसी फसल है? धान एक स्वपरागित फसल है। धान एक C3 और कम दिन की अवधि चाहने वाला पौधा होता है। वैसे सारे जो खरीफ ऋतु की फसल होती है, जो खरीफ ऋतु की फसलें होती है वो क्या होती है? कम दिन अवधि चाहने वाली फसलें होती है। ये याद रखिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। जहां पर चावल लिखा हुआ है वहां पर प्लीज धान जरूर लिखिएगा जब आप नोट कर रहे हैं तो धान, और बाकी आपके नोट्स में ये करेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। धान में छिलके का प्रतिशत 65 to 66%। चावल में जो छिलके का जो परसेंट होता है वो कितना होता है? 65 to 66% होता है। प्रोपेन जो स्टैम्प F34 जिसके ट्रेड नेम जो होता है, ट्रेड नेम जिसे इसे बेचा जाता है चावल में उभरने के बाद, या मतलब यानी पोस्ट इमर्जेंस, उभरने के बाद, मतलब कि जब चावल ऊपर आ जाए या मिट्टी से बाहर निकल आए तो तब यूज किया जाता है कौन सा? प्रोपेनल। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला शाकनाशी या हर्बिसाइड है, या इसे खरपतवार नाशक भी कहते हैं। प्रोपेनल क्या है? चावल को पोस्ट इमरजेंसी या उभरने के बाद जो है यूज किया जाने वाला एक शाकनाशी या खरपतवार नाशक है। ठीक है, अगला है पॉइंट
पौधों की वृद्धि के लिए औसतम तापमान जो होता है आपका, औसत तापमान की आवश्यकता जो 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतना क्लियर है, आप नोट कर लीजिए इतना। जहां पर चावल है वहां धान कर लीजिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं धान की खेती। चावल वो होता है जो हम पकाकर खाते हैं, ठीक है, लेकिन धान जो वो होती है जो, क्योंकि जो धान होती है उसमें एक छिलका होता है, लेकिन जब छिलका निकल जाता है तो उसके बाद क्या, इसे क्या कहते हैं, राइस कहते हैं, चावल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा चावल सघनता प्रणाली या राइस सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसे इंग्लिश में लिखते हैं एसआरआई प्रणाली या सिस्टम ऑफ, एक मिनट थोड़ा सा इरेजर आ गया है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जो है इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन या चावल का सघनता प्रणाली एसआरआई। फादर हेनरी डी लॉलीने द्वारा विक्स, यहां पर लिखिए आप, लॉलीने द्वारा सर्वप्रथम 1983 में मेडागास्कर में विकसित की गई थी। ठीक है, चावल के लिए सबसे अच्छा जैव उर्वरक कौन सा है? एजोला है। चावल में व्यापक रूप से प्रयुक्त नाइट्रोजनी उर्वरक जो है अमोनियम सल्फेट है। धान के खेत से निकलने वाली गैस जो होती है आपकी मेथेन होती है। मेथेन जो है आपके धान से खेत से निकलती है। चावल के खेत में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की हानि विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा होती है, या डीनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा जो है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन लॉसेस होते हैं, किसमें? धान में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है धान का, चावल का मौसम। धान के लिए उपयुक्त मौसम की बात करें तो ओस राइस 3 प्रकार के उगाया जाता है, ओस राइस, अमन और एक होता है बोरो राइस या बसंत। जो आपका ओस राइस होता है वो शरद ऋतु में उगाया जाता है। बुआई का समय जो होता है अप्रैल मई होता है, और कटाई का समय जो होता है सितंबर अक्टूबर होता है। ठीक है, और अमन चावल जो है खरीफ ऋतु के लिए किया जाता है। बुआई का समय जून जुलाई होता है, और कटाई का समय क्या है? नवंबर दिसंबर होता है। बोरो राइस जो है बसंत ऋतु में उगाया जाता है। बुआई का समय नवंबर दिसंबर होता है, और कटाई का समय क्या होता है? मार्च अप्रैल होता है। ये तो हो गया धान के मौसम या क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ राइस। क्लाइमेटिक नहीं, मतलब कि सीजन ऑफ राइस। यहाँ पे सीजन या ये कहें सीजन ऑफ धान। ठीक है, धान के लिए सीजन। ठीक, आप समझ गए, इतना काफी। जलवायु की स्थिति की बात करें तो धान नम उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है, और धान की फसल के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। उष्ण कटिबंधीय बैट ट्रॉपिकल, जो बैट ट्रॉपिकल रीजन होता है वहां धान आराम से अच्छे से उगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान जो वृद्धि, धान की वृद्धि और विकास के लिए न्यूनतम तापमान जो होता है 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ऑप्टिमम इष्टतम तापमान, औसतम तापमान होता है 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अधिकतम तापमान जो होता है 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, मिट्टी की बात करें, सॉइल की या मिट्टी, बात करें सॉइल या मिट्टी की तो चावल की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। अम्लीय मिट्टी धान की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। चावल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पीएच कितना है? 5 से 6.5। जो उपयुक्त पीएच वैल्यू है धान की खेती के लिए वो कितनी है? 5 to 6.5। चावल की खेती में डीनाइट्रिफिकेशन और लीचिंग के नुकसान को रोकने के लिए नाइट्रोजन उर्वरक को कहां? रिड्यूस जून में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया में देरी हो। क्या है कि एक होता है आपका ऑक्सीडेज जून और एक होता है रिड्यूस जून। ठीक है, जो आपका ऊपर वाला जैसे ये ऊपर एक मतलब कि ये सॉइल है, तो ए वाला जो रीजन है वो होगा आपका रिड्यूस्ड जून। ठीक है, और ये ऊपर वाला प्रयोग ऑक्सीडेज जून। तो हम हमेशा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कहां डालेंगे? रिड्यूस जून में डालेंगे, जिससे नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया देरी से हो। ठीक है,
आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बीज दर की। तो छिड़काव विधि से हमें 100 केजी पर हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगर कि हम सीडर से बुआई कर रहे हैं तो 60 केजी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, और यदि हम संकर धान की बुआई कर रहे हैं तो 15 केजी, और डेपो विधि से 1.5 से 3 केजी पर मीटर स्क्वायर जो है हमें आवश्यकता होती है। चावल की एकीकरण विधि या सिस्टम ऑफ प्राइस इंटेंस एसआरआई विधि में 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर जो है धान की बीज की आवश्यकता होती है। बीज दर हो गया। आप क्रम से नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि मैं क्रम बाय क्रम आपको धान की फसल पूरी की पूरी क्लियर करने वाला हूँ। धान की खेती आज पूरी करने वाला हूँ, ठीक है। बात करते हैं पौधों से पौधों की दूरी। जो आप पौधों से, एक तो होती है रो टू रो डिस्टेंस, एक तो होती है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, ठीक है। तो आपका जो रोपाई के समय जो है 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर जो है आपकी दूरी होना चाहिए। संकर धान में 20 गुणा 15 सेंटीमीटर, और एसआरआई विधि में 25 गुणा 25 सेंटीमीटर जो है आपको पौधों से पौधों की दूरी रखनी चाहिए, ठीक है। जो पहली वाली होती है वो होती है आपकी रो टू रो दूरी, और जो दूसरी होती है वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करें रोपाई की। जब हमारी जो है सीडलिंग जो है आपका सीडलिंग तैयार हो गई, या ये कहें कि जो आपका मतलब कि पौध है, जिसे हम पौध कहते हैं या सीडलिंग कहते हैं, वो रेडी हो जाए तो बुआई डेपो में जो है 12 से 14 दिन बाद हम बुआई करते हैं, और एसआरआई विधि में 10 से 12 दिन बाद। और आप बात करें खरीफ सीजन में, अगर मेनली हम खरीफ सीजन में राइस करें तो खरीफ सीजन में जो है, खरीफ में जो है हम कब करते हैं, बुआई के 20 से 25 दिन बाद, ठीक है। और बात करें रबी सीजन में, रबी सीजन में अगर ये आप धान की बुआई कर रहे हो, मतलब कि रोपण के लिए जो जैसे प्लांटेशन आप क्या करते हैं, पहले नर्सरी उगाते हैं इसकी, ठीक है, फिर उसको खेत में जाके रोपाई की जाती है, ठीक है। तो रबी में बुआई के 30 से 35 दिन बाद, 30 से 35 दिन बाद, ये आप लिख लीजिएगा, 35 दिन लिखा हुआ है, एक मिनट सही से लिख दे रहा है, 30 से 35 दिन बाद, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे है पानी की आवश्यकता। जो पूरा लाइफ साइकिल होता है राइस का, तो पूरी ग्रोथ पीरियड में कितना आवश्यकता होती है, 1250 mm जो है वाटर रिक्वायरमेंट होती है, किसकी, धान की पानी की आवश्यकता कितनी होती है, 1250 mm जो है टोटल वाटर रिक्वायरमेंट है धान की, ठीक है। आगे चलते हैं, नर्सरी क्षेत्र की बात करें तो आवश्यक नर्सरी क्षेत्र 100 वर्ग मीटर प्रति हेक्टेयर, जो 100 वर्ग मीटर जो है आवश्यक होता है किसके लिए, 1 हेक्टेयर की नर्सरी लगा, मतलब रोपण के लिए, ठीक है। आगे बात करें खरपतवार, तो मेन खरपतवार एचोनोचोला कृषगल्लियो बार्नयार्ड घास, और एचोनोचोला कोलोनम जंगली चावल में प्रमुख खरपतवार हैं, और बेंथियोकार्प सैटर्न जिसे कहते हैं, और ब्यूटाक्लोर इसे ब्यूटाक्लोर लिखते हैं, ब्यूटाक्लोर। मैचेट एक पूर्व उभरने वाला यानी कि प्री इमर्जेंस यानी उभरने से पहले, यानी कि राइस की जो क्रॉप होती है उसके उगने से पहले यूज होने वाला कौन सा, बेंथियोकार और ब्यूटाक्लोर। और प्रोपेनल जो है पोस्ट इमरजेंस, या जिसे जो इमरजेंस मतलब कि जो राइस की फसल वो बाहर आ जाए, मिट्टी से बाहर आ जाए, उसके बाद यूज किया जाए कौन सा, प्रोपेनल, ठीक है। हर्बिसाइड जो है खरपतवार नाशक है। बात करें महत्वपूर्ण अवस्था जो क्रिटिकल स्टेजेस है, तो कल्ले बनने की अवस्था जो रोपाई के 2 से 20 दिन बाद आती है। बूटिंग स्टेज या देर से पैनिकल निकलने की अवस्था जो है सबसे महत्वपूर्ण स्टेजेस है, जो है आपकी बाटर के लिए, जो बाटर क्रिटिकल स्टेज है, ठीक है, बाटर के लिए क्रिटिकल स्टेजेस है। आगे बात करें धान की खेती की डेपॉक विधि की या मैट नर्सरी जिसे कहते हैं, इस पद्धति को कहां से पेश किया गया, फिलीपींस द्वारा। मैट नर्सरी में अंकुरों को मिट्टी के मिश्रण की एक परत में स्थापित किया जाता है, ठीक है, जो एक दृढ़ सतह कंक्रीट की फर्श पॉलीथीन सीड सीडलिंग ट्रे पर व्यवस्थित होता है।
बीज बोने के 12 से 14 दिन के बाद पौधे रोपने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसमें? डेपॉक विधि में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली है चावल की गहनता प्रणाली या सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, शॉर्ट में से कहते हैं SRI मेथड। ठीक है, तो यह 1980 के दशक में मेडागास्कर में हेनरी डी लॉलिनी द्वारा विकसित किया गया था। यह पौधों, मिट्टी, पानी और पोषक तत्वों के प्रबंधन को बदलकर सिंचित चावल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि पारिस्थितिक दृष्टिकोण है। ठीक है, आगे चलते हैं चावल में प्रयोग होने वाली विशेष प्रक्रियाओं की। तो पहली है ब्यूशनिंग। ब्यूशनिंग में क्या किया, जैसे ये एक प्लाव एक बार ऐसे प्लाव कर दिया, एक बार हमने से क्रॉस प्लाव कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, खरपतवार नियंत्रण हो जाते हैं। ब्यूशनिंग का उद्देश्य खरपतवारों को नियंत्रण करना और मिट्टी को वातायन प्रदान करना या एयरेशन जिसे कहते हैं, जो वायु का जो प्रवेश है मिट्टी में उसे मतलब कि जो आसानी से प्रवेश कर सके। ठीक है, इसमें जो यंग क्रॉप होती है बुआई के 4 से 6 सप्ताह बाद और 5 से 10 सेंटीमीटर खड़े पानी में 1 या 2 बार हल के साथ क्रॉस जुताई शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली प्रैक्टिस में पडलिंग, जो है आप खड़े जो पानी खड़ा हुआ होता है उसमें हम बार बार जुताई करते हैं। ठीक है, तो इससे जो नीचे की सतह है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, इससे ऊपर जो है पानी क्या हो जाता है, जमा हो सके। ठीक है, यह अत्यधिक नमी वाली मिट्टी में यांत्रिक बल द्वारा मिट्टी के समुच्चय को नष्ट करने की क्रिया, जो मिट्टी के मतलब एक बात करें, जैसे एक मिट्टी का एक टुकड़ा है। ठीक है, एक मिट्टी है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो छोटे छोटे कणों में बढ़ जाएगा ना। तो एक समुच्चय मतलब कि ये मिट्टी के कणों का एक मतलब कि गठबंधन है, या ये कहें कि पूरा पूरा मिट्टी के कण से ऐसे बंधे हुए हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ कि इसे हमने तोड़ दिया, तो ये क्या समुच्चय को नष्ट कर। पोखर मिट्टी या हम पोखर की पडलिंग करेंगे, हम क्या कहें, पडलिंग, इसे हिंदी में पोखर कहते हैं। पडलिंग मिट्टी की संरचना को नष्ट कर देता है, जो जड़ प्रवेश को बढ़ाता है। यह है पडलिंग द्वारा किया जाता है। पडलिंग मिट्टी के जो स्थूल घनत्व है, जिसे स्थूल घनत्व कहते हैं, स्थूल घनत्व को 1.4 से बढ़ाकर 1.7 ग्राम पर सीसी कर देता है। ठीक है, जितना जहां मैं चेंज करता जा रहा हूं वहां आप चेंज कर लिया। जहां पे पोखर लिखा है वहां पे पडलिंग लिख लीजिएगा। क्या लिखना है, पडलिंग। ठीक है, इसे हिंदी में पोखर कहते हैं, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेट किया है ना, तो हिंदी में आ गए। ठीक, अगला है पोषक तत्व की कमी एवं विषाक्तता से होने वाले रोग। धान में पोषक तत्वों की कमी एवं विषाक्तता से होने वाले रोग। बात करें रिक्लेमेशन रोग की, तो रिक्लेमेशन रोग धान में कॉपर की कमी के कारण होता है। किसकी कमी? कॉपर की कमी के कारण कौन सा होता है, रिक्लेमेशन रोग। सफेद आंख धान में आयरन की कमी के कारण होता है। खैरा रोग धान में जिंक की कमी के कारण होता है। और एक्योची रोग जो है धान में H2S विषाक्तता के कारण होता है। चावल का भूरा होना आयरन की विषाक्तता के कारण होता है। ये तो हो गया आपके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो पोषक तत्वों की कमी के कारण जो रोग होते हैं या कोई भी डिसऑर्डर होता है वो होगा। ठीक है, तो इसे आराम से नोट कर ले, क्योंकि इससे क्वेश्चन पक्का एक ना एक बनने वाला है आपका यूपी दरबार से AGTA में, या कोई सा भी एग्रीकल्चर का एग्जाम हो। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करें विषाणु जनित रोग की। अब आगे हमारे रोग जो धान में लगने वाले रोग हैं, तो अब हम अध्ययन करेंगे धान में लगने वाले रोग की। तो जो मैंने विषाणु जनित रोग में कौन है, धान का टुंगरो रोग जो होता है राइस टुंगरो बेसिलिफॉर्म वायरस के कारण, जो इसको मुख्य रूप से लीफ हॉपर बैक्टर द्वारा संचरण नेफ्रोटेटिक वायरस है, जो इसका साइंटिफिक नाम होता है किसका, लीफ हॉपर का। ठीक है, जो बैक्टर है किसका है, धान की टुंगरो रोग का जो बैक्टर कौन है, वो कौन है आपका लीफ हॉपर, जो है इसका साइंटिफिक नेफ्रोटेटिक्स वायरस होता है। बात करें धान का स्टंट रोग जो है राइस ग्रासी स्टंट, जो है टेन्यू वायरस के कारण होता है। ठीक है,
जो होता है राइस ग्राससी स्टंट टेन्यूवायरस, ठीक। तो ये जो है किसके द्वारा संचारित होता है, ब्राउन प्लांट हॉपर या साइंटिफिक नाम नीला पर्वत लुगेंस के द्वारा जो है संचारित होता है। कौन, धान का घास स्टंट रोग। अगला है आपका जीवाणु जनित रोग या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। तो जो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, एक तो आपकी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होती है, जैंथोमोनास ओराइजा पीवी ओराइजा से होती है। कौन सी है, जीवाणु जनित रोग होता है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला है कवक से होने वाले रोग। कवक से होने वाले रोग, पहला है आपका धान का ब्लास्ट रोग, जो है किससे होता है, पायरिकुलेरिया ओराइजा। धान के बुरे धब्बे जो है हेल्मेंथोस्पोरियम ओराइजा। धान का सीथ ब्लाइट राइजोक्टोनिया सोलेनाई। जो एरिस फेमाइन, जो आपका आयरिस फेमाइन जो बंगाल का अकाल पड़ा था, बंगाल फेमाइन जो हुआ था वो किसके कारण हुआ था, धान के भूरे धब्बा रोग के कारण हुआ था। धान का सीथ ब्लाइट रोग राइजोक्टोनिया सोलेनाई। और धान का फाल्स स्मर्ट रोग जो होता है अस्टीलैगी नोएडी वायरसेंस के कारण होता है। धान का अडवट्टा रोग जो होता है एफएलएस ओरेजा के कारण होता है। धान का फुट रॉट या बेकन डिजीज जो होती रोग होता है फ्यूजेरियम मोलिफोरम, जो इसका पैथोजन है। ये क्या है, पैथोजन या कारक, ठीक। ये आप रोग लिख लीजिए, उसका पैथोजन लिखते जाइए साथ साथ। अगला है आपका नेमेटोड से होने वाला रोग। धान का उफरा रोग नेमेटोड के कारण होता है, जिसका नाम है डिटिलेंचुस एंगेस्टर, जो है इसका साइंटिफिक नाम होता है। जो आपका इसका पैथोजन है उसका नाम है ये पैथोजन या कारक का नाम, ठीक। धान की जड़ गांठ सूत्रकृमि जो है मेलिडोगाइना ग्रेमिनिकोला, जो है इसका आपका पैथोजन है, ठीक। आगे चलते हैं, धान के प्रमुख कीट की बात करें तो धान के प्रमुख कीट है थ्रिप्स स्टेंटोथ्रिप्स बिफॉर्मिस, जो इसका साइंटिफिक नाम है। ब्राउन प्लांट लीफ हॉपर, जो है नीला पर्वत ल्यूगेंस। पीला तना छेदक या तना छेदक सिल्पोफागा इंसेटुलॉस। धान की गंधी बग जो है लैप्टोकोरिसा एक्यूटा। गोल में जो होता है ओरिसे ओलिया ओरेजा के, जो इसका साइंटिफिक नाम है। हरा फुदका का साइंटिफिक नेपोटेटिक्स वायरसेंस होता है। लीफ फोल्डर या लीफ रोलर का साइंटिफिक कैनाफलोक्रोकिस मेडिनालिस, ठीक है। पीले बालों वाला कैटरपिलर जो होता है सालिस पेनाटुला। कांटेदार भृंग या चावल हिस्पा डिक्ला डिस्पा अर्मीजेरा, जो इसका साइंटिफिक नाम है। ये आप जो है धान के प्रमुख कीट लिख लीजिए और उसका क्या है साइंटिफिक नाम जो है लिखा हुआ है। आगे बात करें कटाई की, तो कटाई के समय नमी की औसत 20 से 25% होना चाहिए। धान की कटाई 100 से 150 दिन में पककर तैयार, धान की जो फसल हो जाती है जो होती है 100 से 150 दिन में जो है पककर तैयार हो जाती है, ठीक है। तो जो कटाई के समय जो धान के जो आपका वो ग्रेन होता है, या ये कहें धान का जो सीड होता है या बीज होता है या दाना होता है, दाना जैसे कहें ग्रेन कहें तो दाना, तो धान का दाना होता है उसको कटाई के समय कितना मॉइस्चर होना चाहिए, 20 से 25% जो है नमी होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ आपकी धान की फसल खत्म होती है। और आगे जो है आपके इससे बेस्ड क्वेश्चन जो है आगे पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे और पूरा डिटेल से जो आपके रोग हैं या कीट हैं, जो धान में लगने वाले कीट या हैं, तो उनका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या पेड है, थोड़ा सा पेड है, इस वजह से अभी नहीं दे रहे हैं। मार्च की लास्ट तक सारी करो, जैसे ही आप जैसा कहें, अगर कि आपको ऐसा चाहिए कि स्प्लिट में दे दूं कि एक मतलब कि कोर्स बना दूं, जैसे पीडीएफ कोर्स बना दूं, ठीक। और उसमें साथ साथ जो भी आपका होता जाता है उसको साथ साथ नोट्स ऐड करते जाएं। जैसे एक टीचमेंट ऐप है, आपने नाम सुना होगा टीचमेंट ऐप का, तो उस पर मैं ऐसा करता हूँ, उस पर डेली का आपका पीडीएफ ऐड करता जाता हूँ और आप आराम से आपकी नोट्स भी बन जाएंगे, ठीक। वैसा कर लीजिए, जैसा आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको नोट्स एक सीधा उसी दिन चाहिए या पूरा क्रॉप्स कंप्लीट होने के बाद या अभी, तो आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और अगर कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक
प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल विजिट एग्री एकेडमी। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। कल का लेक्चर जो होगा आपका, क्योंकि 12 बजे होने वाला है, 12 PM होगा, दोपहर 12 बजे, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे वाला लेक्चर है ना, मंडे टू फ्राइडे तो 12 बजे ही होगा, फिक्स 12 बजे लाइव हो जाएगा। आप जुड़ जाइएगा लाइव ऑन यूट्यूब पर। ठीक है, सारी क्लासेस आपकी जो इसमें सैटरडे संडे को स्पेशल क्लास होती है, उसमें कुछ टॉपिक तैयार कराते हैं आपके। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेम टाइम।